नमस्कार। आज हम करेंगे अपना टॉपिक विराम चिन्ह। विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना। जब हम अपने वाक्य के बीच में रुकते हैं, थोड़ा ठहराव लेते हैं, तो उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, सामने वाले को अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए जब हम थोड़ा सा अपनी सेंटेंस में, अपनी बात में जहां पर रुकते हैं हल्का सा, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं, ताकि सामने वाला जो है हमारी बात को अच्छे से समझ जाए कि हम उसे क्या कहना चाहते हैं। यदि हम लगातार बोलते रहेंगे, इन चिन्हों का कहीं भी प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारी जो बात है वो सामने वाले तक स्पष्ट नहीं हो पाएगी। इन चिन्हों को यदि हम नहीं लगाए, तो कहीं कहीं पर जो बात हम समझाना चाहते हैं वो समझने की बजाय कुछ और ही समझ में आ जाता है। इसलिए इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, कि वाक्य में जहां हम रुकते हैं वो रुकना। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह वैसे तो आपके बहुत ज्यादा है, 15 है, उससे भी ज्यादा जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हो कॉलेज में तो उससे भी ज्यादा आ जाती है। लेकिन स्कूल में, क्लासेस में आप क्या है कि 12 विराम चिन्ह पढ़ते हैं। एक और भी है हंसपद, लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज हम आपके 12 जो विराम चिन्ह हैं उनको पढ़ेंगे। पहला आपका है पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह क्या है, खड़ी पाई। खड़ी पाई यानी कि एक डंडा सीधा खड़ा। पूर्ण विराम हम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं कि हमें कोई सेंटेंस बोलना है कि मोहन घर जा रहा है। अब जा रहा है के बाद हमें क्या है, ये लगाना है ऐसे। तब हमारा क्या है, वो वाक्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है कि इसके बाद और कोई वाक्य नहीं है। उसके बाद आप दूसरा वाक्य शुरू करते हो कि वह धीरे धीरे चल रहा है, तो उसके बाद फिर आपका क्या आ जाता है, पूर्ण विराम। और एक यही है पूर्ण विराम का जो हमारा चिन्ह है, केवल यही हमने हिंदी भाषा से प्राप्त किया है, जो हमारी पुरानी भाषाएं हैं उनसे। बाकी जो हमारे विराम चिन्ह है ना, वो हमने सभी इंग्लिश भाषा से प्राप्त किए हैं। कि केवल एक ये पूर्ण विराम जो है हमारी संस्कृत में, पुरानी प्राचीन हिंदी में देखा जाता है, इसी को हमने लिया है। और जो हमारे हैं वो हमने क्या किए हैं, अन्य भाषा यानी कि इंग्लिश से प्राप्त किए हैं। लेकिन अभी हम इन विराम चिन्हों को अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा आता है अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि इसके नाम में देखो, अल्प यानी कि थोड़ा सा। इसका अर्थ है थोड़ा, कि जहां पर हम थोड़ा सा रुकते हैं उसे कहते हैं अल्प विराम। कि जब हम वाक्य बोलते समय थोड़ा सा ठहराव लेते हैं, विराम लेते हैं, रुकते हैं, उसे हम अल्प विराम कहते हैं। और अल्प विराम का जो चिन्ह है वो ये होता है, कैसे, एक कोमा, जहां पे हम छोटा सा कोमा लगाते हैं। जैसे कि हम कोई सेंटेंस बनाते हैं कि राधा जा रही है परंतु जाते हुए रुक गई। कि मान लो छुट्टी हो गई है और वो निकल चुकी है, लेकिन उसे शायद कुछ याद आता है, कुछ भूल गई है, तो वो क्या है, राधा जा रही है कोमा जाते हुए रुक गई है। कि वो जा रही थी लेकिन जाते जाते क्या हो गई, वो रुक गई। तो वहां थोड़ा सा रुकी है, तो वहां पे क्या लगाया हमने, अल्प विराम लगाया। नेक्स्ट हमारा आता है उप विराम। उप विराम का जो है दो डॉट चिन्ह लगते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये हम कहाँ लगाते हैं, ज्यादातर हम ये ऐसे में लगाते हैं। आप निबंध लिखते हैं जैसे कि विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो आपने विज्ञान के बाद इस दो डॉट का प्रयोग किया है वरदान और अभिशाप लिखने से जस्ट पहले। कि आपने लिखा विज्ञान, उसके बाद आपका आया उपविराम चिन्ह, फिर आपने लिखा वरदान या अभिशाप, ठीक है। या फिर दहेज प्रथा, उसके बाद उपविराम की दोनों डॉट यानी कि वो चिन्ह, एक बुरी बीमारी, ठीक है, एक जहर। कि दहेज प्रथा जो है वो समाज के लिए एक बहुत ही बुरी बीमारी है, एक जहर है जो अपनी जड़ें फैला रहा है। तो जहां पर हम ऐसे विज्ञान या इस तरह के जब हम प्रेशर देते हैं विज्ञान से आगे वाले वर्ड्स के ऊपर, तो वहां पे हमारा उपविराम चिन्ह आता है। फिर हमारा आता है अर्ध विराम। अर्ध का मतलब होता है आधा।
इसके नाम में ही है आधा, कि हमारे दो सेंटेंस हैं। अब दोनों सेंटेंस के बीच में जब हम थोड़ा सा रुकेंगे तो उसे अल्प विराम कहते हैं, कि हमने थोड़ा सा ठहराव लिया है। उससे अलग हमने उपविराम को अलग ही बना दिया कि हम प्रेशर डालते हैं। और अर्धविराम वो होता है जहां पे दोनों सेंटेंस के बीच में हम थोड़ा नहीं, आधा ठहराव लेते हैं, कि दोनों सेंटेंस को पूरा करने में जो टाइम लग रहा है उसके बीच में हम आधा समय ले रहे हैं रुकने का, कि थोड़ा ज्यादा सांस लेने के लिए हम रुक रहे हैं। जैसे कि मोहन स्कूल जाता है, उसके बाद अर्धविराम, परंतु रोज लेट हो जाता है। अब मोहन स्कूल जाता है, टाइम से निकलता है, लेकिन फिर भी क्या है, रोज लेट हो जाता है, देरी से पहुंचता है। तो वहां पे हमने क्या किया, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने इस अर्धविराम का लगाया, क्योंकि वहां पे क्या है, वो थोड़ा ज्यादा रुक रहा है, ठहराव दिखाई दे रहा है। ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन है वो इन तीनों में से ही आते हैं, अल्प विराम, उप विराम और अर्धविराम। अर्ध का मतलब होता है आधा ठहराव, अल्प का मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल लिटल सा, हल्का सा हम रुकते हैं। और उप विराम जो है वो आता है सामने जो एक वर्ड लिखा है उससे दूसरे वाले पे प्रेशर देने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने कहा विज्ञान के चमत्कार, तो विज्ञान एक चमत्कार, इससे पहले बीच में आएगा विज्ञान, उपविराम चिन्ह, फिर एक चमत्कार, कि विज्ञान क्या है, एक चमत्कार, कि हमने उसको लिमिट दे दी। ज्यादातर यहाँ पे ये भी आप मान सकते हैं कि हमने क्या है, विज्ञान को बांध दिया है, सीमा उसकी निर्धारित कर दी है, कि हमें सिर्फ एक चमत्कार यानी कि उसके लाभ ही लिखने हैं, उसकी हानि नहीं लिखनी है। आप इसका ये भी मान सकते हो, बुक्स में ये भी लिखा होता है कि उप विराम में हम जो शब्द होता है उसकी सीमा को निर्धारित कर देते हैं, उस सीमा से बाहर वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको दहेज प्रथा एक बुराई, तो बुराई में हमें दिखाना है कि वो किस प्रकार हमारे लिए बुराई है, तो हमें उसकी वो सीमा बांध दी है कि हमें इसके बारे में ही लिखना है। चमत्कार यानी कि उसके लाभ ही लिखने, अगर हम विज्ञान के बारे में लिख रहे हैं और मैंने आपको दिया है विज्ञान एक चमत्कार, तो आप सिर्फ उसके लाभ लिखोगे, हानि नहीं लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको सीमा बांध के दी है कि उस वर्ड्स के द्वारा ही आपको पता चल जाएगा कि वहां पे वो वर्ड्स बंद गया है। फिर आपका आता है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक का आपका चिन्ह होता है इस तरह का, कि आप इसको करछी भी बोल सकते हो, कि करछी की तरह का जो चिन्ह होता है वो आपका प्रश्नवाचक होता है। इसका अर्थ होता है कि जब हम सामने वाले से प्रश्न करते हैं और उससे उत्तर की उम्मीद की जाती है कि अब हम क्वेश्चन करते हैं और वो हमें उत्तर देगा, तो वहां पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहाँ गए थे, आप क्या कर रहे हो, आपने यह क्यों किया, तो हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले से प्रश्न कर रहे हैं, और हमें उम्मीद क्या है कि हमारे प्रश्नों का जवाब हमें सामने से मिलेगा। जहां पे हम सामने वाले से प्रश्न करते हैं वहां पे हमारा प्रश्नवाचक होता है। लेकिन कुछ जगह पर जो ये कौन, क्या, कहाँ, ये हमारे क्या है, प्रश्नवाचक ही हैं। इन्हें हम प्रश्नवाचक की श्रेणी में रखते हैं, ये जो शब्द आते हैं कै वाले, कौन, कहाँ वाले। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ये अपनी तरफ से, कि जैसे हमने क्लास में एंट्री की, हमने बच्चों से पूछा अच्छा आप क्या कर रहे हो, हम क्या लगाए भी नहीं, हम सीधा ये कहें अच्छा आप पढ़ रहे हो, मतलब कि हमने अपने फेस एक्सप्रेशन से उसके ऊपर क्वेश्चन पुट किया है। हमने क्या का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हमने क्वेश्चन तो पुट कर दिया, अच्छा तुम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमने क्या, कहा, ये सब प्रयोग नहीं किए, लेकिन फिर भी हमने सामने वाले तक अपना क्वेश्चन क्या है पहुंचा दिया है, तो वो क्या कहेगा, हाँ मैं पढ़ रहा था। तो ऐसे वाक्यों में भी क्या है, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जहां पर हमने कौन, क्या प्रयोग नहीं भी किया है, तो भी इस तरह के वाक्यों में जहां हम अपने फेस से दिखाएं, अपने हाव भाव से दिखाएं कि हम सामने वाले से उत्तर की उम्मीद कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विषमयादि बोधक। तो विषमयादि जो है वो पूर्ण विराम से मिलता जुलता है, बस उसमें एक डॉट का फर्क है, वाक्य में तो बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन अगर आप पहचान के लिए मानो तो वहां पे पूर्ण विराम में हम खड़ी पाई का प्रयोग कर रहे हैं,
यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगा के नीचे डॉट लगा रहे हैं, वो हमारा विषमयादि चिन्ह होता है। कि जब हम ज्यादा हैरानी का, दुख का, इस तरह के भाव दिखाएं, खुशी के, तो वहां पे क्या है, हम विस्मय, विस्मय होता है हैरानी वाले भाव, चाहे वो दुख के हो, खुशी के हो, वहां पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह, आज मौसम बहुत अच्छा है, तो वाह के बाद क्या है, हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वाह विषमयादि चिन्ह, उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है, आज मौसम बहुत अच्छा है, या फिर हाय मैं फेल हो गया, या हाय वह गिर गया, तो हाय के बाद हमारा विषमयादि चिन्ह। ठीक, नेक्स्ट हमारा निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह होता है, जैसे आपस में दो बच्चों के बीच बातचीत हो रही है, संवाद चल रहा है, गुरु और शिष्य लगा लीजिए आप। गुरु ने कहा, मोहन क्या कर रहे हो? फिर शिष्य जवाब देता है, गुरुजी मैं पढ़ रहा हूँ। तो अध्यापक के बाद हम ये लगाएंगे कि अध्यापक निर्देशक चिन्ह, मोहन क्या कर रहे हो, फिर मोहन निर्देशक चिन्ह, गुरुजी मैं पढ़ रहा हूँ। तो दोनों की बातचीत में जो अध्यापक सेंटेंस बोलता है, उसके बाद निर्देशक चिन्ह, फिर वो बच्चा बोलता है अपना वाक्य, उसके बाद निर्देशक चिन्ह। तो यहाँ पर ऐसे वाक्यों में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है उद्धरण चिन्ह, जिन्हें हम इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं इंग्लिश में। जब हम किसी के द्वारा कहा गया कोई डायलॉग या कोई सेंटेंस जो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं, हमारी किताबों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, हम वो बोलते हैं, तो वहां पर हमारा क्या आता है, उद्धरण चिन्ह है। जैसे स्वतंत्रता सेनानी कहते थे, क्या कोई भी आप नारा लगा सकते हो, गांधी जी का ले लो कि गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो वो उनका क्या है, आजादी के प्रति एक स्लोगन था, एक नारा था, जो इस आजादी में लगे हुए हैं, आजाद करवाने में हमारे देशवासी, उनके लिए कि या तो करो या फिर मरो, मतलब कि देश को या तो आजाद करवाओ या फिर उस देश के लिए मर जाओ, तो वो उनका नारा था। तो ऐसे स्लोगन को, नारे को दिखाने के लिए, उस पे मेन प्रेशर डालने के लिए, मेन फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं। अब अगर वो किसी का नारा है तो हम लगाएंगे डबल वाले, जैसे आपको दिए गए हैं कि करो या मरो, तो करो से पहले हम दोनों लगा देंगे और मरो के बाद लगा देंगे। लेकिन जहां पर किसी की बुक, किसी की रचना का नाम आता है, कि कोई भी बुक आप ले सकते हो कि सूरदास के द्वारा रचित है भ्रमर गीत, तुलसीदास की कवितावली, तो अगर हम लिखते हैं कि यह कविता सूरदास द्वारा रचित है, तो सूरदास की सूर सागर, सूर सारावली, सूर रत्नावली, इनकी जो बुक्स हैं, जब इनके नेम लिखते हैं, हम किसी राइटर की, किसी रचना का हम जब नेम लिखते हैं ना, तो वहां पर हम एक एक का चिन्ह प्रयोग करते हैं। कैसे? ऐसे बीच में हमने उस बुक्स का नेम लिखा जो उस राइटर के द्वारा लिखी गई है, तो वहां हम करेंगे एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कि दोनों तरफ एक एक आएगा। और जब हम किसी का नारा प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं, जिसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं हमारी हिंदी भाषा में। फिर हमारा आता है कोष्ठक। कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। ज्यादातर आपके मैथ सब्जेक्ट में ब्रैकेट्स का प्रयोग होता है, जैसे कि आपने ये ब्रैकेट प्रयोग की, ये की, ये की, ठीक है, ये इस तरह से आप ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हो, तो इनको क्या कहते हैं, कोष्ठक। जैसे कि मैं कहती हूँ क्रिया के दो भेद हैं, अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, तो मैंने एक तो आपको मेंशन कर दिया कि दो भेद हैं। अब अगर आपको मैं वो डिटेल में बताना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगी, दोनों भेदों के नाम ब्रैकेट में लिख दूंगी, कि जैसे अकर्मक और सकर्मक दो भेद हैं अर्थ के आधार पर क्रिया के, तो मैंने दोनों को क्या किया है, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। कि आप सीधा भी उस लाइन को पढ़ सकते हैं कि अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद, यानी कि अकर्मक और सकर्मक, तो उसको हमने क्या किया, ब्रैकेट्स में डाल दिया, जिसे हम बोलते हैं कोष्ठक, उस ब्रैकेट को। फिर आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जब हम किसी का पूरा नाम ना लेकर या किसी को पूरी तरीके से ना दर्शाकर उसको संक्षेप में, छोटे रूप में दिखाना चाहे, तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और लाघव में ही इसका मीनिंग भी है, यानी कि लघु, छोटे रूप में,
पूरे बड़े रूप में नहीं। जैसे कि हम डॉक्टर लिखते हैं, अब एक तो हम लिखे ऐसे, ये हमने लाघव में लिख दिया, एक हम इसको पूरा लिखें, तो वो क्या हो गया कि हम लिख तो दोनों तरीके से सकते हैं, लेकिन बार बार हम डॉक्टर को ऐसे लिखने की बजाय अगर हम अपने सेंटेंस को शॉर्ट रूप में लिखना चाहें, जहां भी जितनी भी बार ये हमारा डॉक्टर प्रयोग होगा, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वो हमारा लाघव यानी कि संक्षेप में हमने उसको प्रदर्शित कर दिया है। उसके बाद आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होता है दो शब्दों को बीच में जोड़ने का जो काम करता है। जैसे निर्देशक चिन्ह हमने लिया था बड़ा, थोड़ा सा बड़ी लाइन होती है, योजक चिन्ह होता है छोटा। जैसे कि भाई और बहन, माता और पिता, सुख और दुख, ये जो वर्ड्स होते हैं जोड़े वाले, जब इनको हम दिखाते हैं तो बीच में जो ये छोटी सी लाइन होती है ना, जो इनको कंबाइन कर रही है, इकट्ठे रूप में दिखा रही है, इसे ही हम क्या है, योजक चिन्ह कहते हैं। फिर हमारा आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जैसे कि हमने अपनी कोई बात दिखाई है, कोई सेंटेंस हमने बोला है कि मोहन ने कहा, उसके बाद हम ये चिन्ह लगा सकते हैं, वह आज स्कूल नहीं आएगा। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं जिसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। या फिर हमें किसी से पुस्तक मंगवानी है, तो हम कहते हैं कि हमें जो पुस्तकें चाहिए उनकी सूची इस प्रकार है के बाद हम ये लगाते हैं। गांधी जी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, उसके बाद हम ये चिन्ह लगाते हैं। तो वो विवरण, विवरण यानी कि पूरे तरीके से हम उसको विवरित रूप में बताएंगे, थोड़े बड़े रूप में दिखाना चाहते हैं हम उसको। बुक्स आप मंगवाएंगे तो आप नीचे नाम लिखेंगे उससे पहले कि बुक्स की सूची यह है, गांधी जी की विशेषताएं यह है। तो इस तरीके से आज हमने अपना टॉपिक विराम चिन्ह किया है। विराम का मतलब होता है रुकना। और एक बात और कि हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं चिन्ह, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम इसको चिन्ह बोलते हैं। तो अभी आपको कंफ्यूजन होगी कि इसमें से जो चिन्ह है वो सही है या चिन्ह है जो शब्द है वो सही है। तो देखा जाए तो वर्तनी की दृष्टि से आपके ये दोनों ही जो शब्द हैं वो शुद्ध हैं। क्यों है? क्योंकि लिखते समय तो हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन बोलते समय हम सभी से सुनते आए हैं, और सुनने के कारण ये जो वर्ड्स है, चिन्ह है, ये हमारी किताबों में भी आ गया है। हम सुनने की परंपरा से इसको चिन्ह ना बोल के इसको चिन्ह बोलते हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से ये दोनों, वर्तनी यानी कि शुद्धि और अशुद्धि, इसकी दृष्टि से ये दोनों ही शब्द शुद्ध माने जाते हैं। तो आप चिन्ह भी प्रयोग कर सकते हैं और चिन्ह भी कर सकते हैं, लेकिन विराम के साथ हम ज्यादातर क्या है, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विराम के साथ शुरू से ही ये वर्ड आया है। इसे तो हमने बोल बोल के अपनी जीवा के प्रेशर को कम करने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए इसको प्रयोग किया है। अदरवाइज आता हमारा चिन्ह है, लेकिन अब क्या है, दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जो ये है विराम चिन्ह और इसके जो है कौन कौन से चिन्ह किसका लगता है, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।